नमस्कार, मैं फौजी लेक्चरार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 3 पॉइंट पर बात करेंगे। पहला, इस चैनल का नाम फौजी लेक्चरार क्यों है। दूसरा, इस चैनल का उद्देश्य क्या है। तीसरा, यह चैनल मैंने अपने बच्चे कहने पर क्यों बनाया है। इंडियन एयरफोर्स में 17 साल की सर्विस करने के बाद 9 अक्टूबर 2006 को मैं एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला कैंट से रिटायर हुआ था। जिसमें अक्टूबर 2006 में मैं एयरफोर्स से रिटायर हुआ था, उसमें हरियाणा के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर अपॉइंट करे थे। गेस्ट टीचर अपॉइंट करने की अथॉरिटी स्कूल के हेडमास्टर और प्रिंसिपल को दी हुई थी, जिसका फ़ायदा उठा के बहुत से हेडमास्टर और प्रिंसिपल ने अपने जान पहचान के लोगों को गेस्ट टीचर नियुक्त कर दिया या अपॉइंट कर दिया। एक हेडमास्टर ने तो अपने स्कूल की छुट्टी कर दी और स्कूल की छुट्टी करने के बाद अपने खुद के बेटे को गेस्ट टीचर अपॉइंट कर दिया। उसमें मैंने भी मेरे गांव खटकड़ और दैलमाड़ा के स्कूल में गेस्ट लेक्चरार के लिए अप्लाई किया था। खटकड़ गांव की प्रिंसिपल और दैलमाड़ा स्कूल के प्रिंसिपल से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला था और मैंने उनसे निवेदन किया था कि मैं इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हूँ। इंडियन एयरफोर्स से मैं बिल्कुल खाली आता हूँ, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स से मेरे से एक एफिडेविट लिया था कि आपकी पेंशन बनने में, ग्रेजुएट में, कम्यूटेशन में कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा और 1 साल का टाइम भी लग सकता है। इसलिए आप 1 साल तक किसी भी कोर्ट में एयरफोर्स के खिलाफ केस नहीं डालोगे। इसके बारे में किसी वीडियो में बाद में विस्तार से बताएंगे। मैंने उनको कहा कि मेरा जो पीएफ का पैसा है उसको आने में भी कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगेगा और इसमें मेरे पास रसोई का खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन दोनों ही प्रिंसिपल ने मेरी ना तो भावना समझी, ना मेरी समस्या समझी और अपने अपने जान पहचान के बंदे गेस्ट टीचर लगा दिए। जिस कारण से मैंने शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा और उसको शिक्षा विभाग को याद दिलाई कि आपने जुलाई 2005 में विज्ञापन निकाला था, जिसकी मेरिट लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से बनवाई थी। उसमें भी हरियाणा सरकार की पॉलिसी के अनुसार रिजर्वेशन दी गई थी, लेकिन जो गेस्ट टीचर हैं उसमें आपने रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया है। लेकिन शिक्षा विभाग ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने हरियाणा विधानसभा में कुछ आंकड़े पेश किए थे गेस्ट टीचर्स के बारे में। जो आंकड़े पेश किए थे उनमें एक भी एक्स सर्विसमैन को अपॉइंट नहीं किया गया था। जब मैंने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा तो उसमें शिक्षा विभाग को लिखे गए पत्र का हवाला भी दिया था। अखबार में छपी वो खबर भी साथ में लगाई थी, जिसमें शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में आंकड़े प्रस्तुत किए थे। उसकी कॉपी शिक्षा विभाग को दी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि गेस्ट टीचर अपॉइंटमेंट में मौलिक अधिकार का हनन हुआ था। मौलिक अधिकार यानी कि जन्म के स्थान पर भेदभाव कर दिया था और सबको बराबर का मौका नहीं दिया था। इसलिए समानता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हुआ था और साथ में हरियाणा सरकार की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका भी उल्लंघन हुआ था। जिस कारण से मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, उसकी कॉपी जीन डीओ को दी, शिक्षा विभाग को दी और खटकड़ गाँव की जो प्रिंसिपल है उसको भेजी, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 और 16 का हनन का हवाला करते हुए और साथ में हरियाणा सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी का उल्लंघन का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री को रिमाइंडर भेजा। उसकी कॉपी शिक्षा मंत्री को, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को, जींद डीओ को और प्रिंसिपल खटकड़ और प्रिंसिपल दैलमवाड़ा को दी, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। सोशल साइंस की किताब में ये पढ़ा जाता है कि हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार में से जो पहला मौलिक अधिकार है वह समानता का मौलिक अधिकार है और समानता के मौलिक अधिकार के अनुसार हम किसी के भी साथ या कोई भी सरकार या कोई भी संस्था किसी के भी साथ जन्म स्थान, जाति, धर्म आदि के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकती और सरकारी नौकरी में सबको बराबर का मौका देना होता है। जो मौलिक अधिकार है उसमें जो 6ठा मौलिक अधिकार है वह मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके अनुसार पहले जो 5 मौलिक अधिकार हैं, अगर उन मौलिक अधिकारों का कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई सरकार अगर हनन करती है तो हम अनुच्छेद 32 के अनुसार सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि जो हमने स्कूल में पढ़ा है तो उसको क्यों ना प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है और उसमें यही प्रार्थना की कि हमारा जो मौलिक अधिकार है समानता का, अनुच्छेद 14 और 16 गेस्ट टीचर अपॉइंटमेंट में उसका हनन हुआ है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ न कुछ कदम उठाए जाए। साथ में मैंने उसका हवाला दिया कि शिक्षा विभाग ने जुलाई 2005 में विज्ञापन निकाला था। उसकी मेरिट लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से बनवाई थी, लेकिन वो मेरिट लिस्ट को छुपा के फिर बिना विज्ञापन के और बिना आरक्षण के प्रावधान के ये गेस्ट टीचर लगा दिए गए हैं। इसमें मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 और 16 का भी हनन हुआ है और हरियाणा सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी का भी हनन हुआ है। इस लेटर की कॉपी मैंने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, डीओ जींद,
प्रिंसिपल खटकड़ और प्रिंसिपल दालनवाला के पास भी भेजी थी, लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इन लेटर्स पर क्या कार्रवाई ये देखने के लिए मैंने चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में आरटीआई लगा दी। इस आरटीआई की सुनवाई के लिए मैं राज्य सूचना आयोग चंडीगढ़ तक गया, कोई सूचना नहीं मिली। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि जिन डिग्रियों से मुझे नौकरी मिलना तो दूर की बात, नौकरी करने के लिए मुझे आवेदन तक करने का मौका नहीं मिल रहा, एक्स सर्विसमैन होते हुए हरियाणा सरकार एक्स सर्विसमैन के लिए जो रजिस्ट्रेशन पॉलिसी है उसका उल्लंघन कर रही है, फिर ये डिग्री मेरे किसी काम की नहीं। इसलिए मैंने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखा और उसमें मेरे पास जो 4 डिग्रियाँ हैं वो चारों डिग्रियाँ मीडिया के सामने जनाने की अनुमति मांगी। मेरे पास जो 4 डिग्री है उसमें से पहली डिग्री है बीए की, दूसरी डिग्री है एमए हिस्ट्री की, तीसरी डिग्री है एमए इकोनॉमिक्स और चौथी डिग्री है बीएड की। इन चारों डिग्री की कॉपी लगाई, साथ में जो मैंने कोर्सपोंडेंस किया था उन सब के लेटर लगाए और लगा के भारत के राष्ट्रपति को लेटर लिखा। उस लेटर की शुरुआत ही मैंने ऐसी की थी कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है, लेकिन हरियाणा का शिक्षा विभाग हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। उस लेटर की प्रति मैंने नेता प्रतिपक्ष उस समय की श्रीमती सुषमा स्वराज, कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, सुप्रीम कोर्ट, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के शिक्षा मंत्री, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और जी न्यूज, आज तक, इंडिया टीवी, एनडीटीवी इंडिया, इन सब के पास कॉपी भेजी थी, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया। जब ये लेटर लिखा तो इसकी प्रति मीडिया में मैंने दी थी, लोकल मीडिया में खबर बनाने के लिए। लोकल मीडिया के एक पत्रकार ने मुझे कहा कि आप अपनी चारों डिग्रियां लेकर हमारे ऑफिस में आए। जब मैं उनके ऑफिस में चारों डिग्रियां लेकर गया तो उसने मेरे से सवाल किया कि आप सच में ये चारों डिग्रियां जला दोगे? मैंने कहा हाँ, सच में मैं चारों डिग्रियां जला दूंगा, क्योंकि ये चारों डिग्रियां मेरे कुछ काम की नहीं है। जब हमें सरकारी नौकरी में, नौकरी तो दूर की बात है, नौकरी में आवेदन करने तक का मौका नहीं मिल रहा, तो इन डिग्रियों को रख के मैंने करना क्या है। उसके बाद उन्होंने मेरी चारों डिग्रियों के साथ फोटो ली और अखबार में खबर भी छपी थी। इसके बाद मैंने राष्ट्रपति भवन में एक आरटीआई लगाई। राष्ट्रपति भवन से जवाब आया कि आपकी जो शिकायत आई थी उसको हमने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी के पास भेज दिया है। फिर मैंने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में आरटीआई लगाई, वहां से कोई जवाब नहीं आया। फिर फर्स्ट अपील डाली, सेकंड अपील डाली, कमीशन तक गया। जब कमीशन में सुनवाई के लिए गया तो इस केस की जो सुनवाई की थी इंफॉर्मेशन कमिश्नर नरेश गुलाटी ने की थी, जो पहले हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी होते थे। जब सुनवाई के लिए मैं गया तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने मुझे कहा कि इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने उनसे कहा कि सर आप यही लाइन लिख के दस्तखत करके दे दीजिए। नरेश गुलाटी साहब ने कहा कि ये लाइन भी लिख के मैं नहीं दे सकता। इस तरह से हरियाणा सरकार के खिलाफ मेरी कानूनी लड़ाई चलती गई और इसके बाद भी मैं हार नहीं मानी। एक के बाद एक आरटीआई लगाता गया, कोर्ट केस डालता गया और अंत में मार्च अप्रैल 2013 में मुझे लेक्चरर बनने में सफलता मिली। क्योंकि पहले मैं एयरफोर्स में था, फौजी था। उसके बाद 6 साल के एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद मैं लेक्चरर बना था। इसलिए इस चैनल का नाम फौजी लेक्चरर रखा है। फौजी मतलब जोश, लेक्चरर मतलब समझ। फौजी और लेक्चरर दोनों मिलकर जोश में होश का काम रखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर एक गुण था, जोश में होश। हमने जब भी कोई काम करना है तो जोश रखना है, लेकिन जोश के साथ साथ होश रखना है। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इस चैनल का उद्देश्य क्या है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना, अपने कर्तव्यों का पालन करवाना और लोगों के संघर्ष की सच्ची घटनाएं आपको इस यूट्यूब के माध्यम से दिखाएंगे। सबसे पहले मैं अपने संघर्ष की घटनाएं या संघर्ष की कहानियां आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। उसके बाद आरटीआई के बारे में, कोर्ट केस के बारे में, सीएम विंडो या और दूसरी तरह की जो शिकायतें हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी देते रहेंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ। लेक्चरर बनने के बाद भी मेरा संघर्ष खत्म नहीं हुआ। अभी भी मेरे 4 केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जो एक केस है 2012 से है, एचपीसी के खिलाफ है। एचपीसी मतलब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्कूल लेक्चरर की भर्ती करता है। उन्होंने पहले मेरे जो लेक्चरर का फॉर्म था उसको कैंसिल कर दिया था। बाद में मैंने एचपीसी के खिलाफ शिकायत कर दी श्री राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी के पास शिकायत करते ही 1 सप्ताह के अंदर एचपीसी ने मुझे टेलीग्राम से इंटरव्यू के लिए बुला लिया, लेकिन बाद में फिर मेरा सिलेक्शन नहीं किया। उसी को लेकर मेरा केस चल रहा है। ये केस इतना लंबा क्यों चल रहा है इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। 2 केस हमने 2015 में डाले थे। उनमें से पहला केस है कि शिक्षा विभाग ने जो 2005 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मेरिट लिस्ट बनाई थी, उस मेरिट लिस्ट को दबा के छुपा के गेस्ट टीचर लगाए थे बिना विज्ञापन, बिना आरक्षण के प्रावधान के। तो जो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ था 2005 में, उस मेरिट लिस्ट के उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में केस फाइल किया है और उन्होंने कहा है कि असली हकदार हम हैं। जब 2005 में हमारा सिलेक्शन हो गया था, मेरिट लिस्ट में हमारा नाम है,
तो हमें नियुक्ति दी जाए। दूसरा केस जो 2015 में फाइल किया था वो है गेस्ट टीचर घोटाले की सीबीआई जांच के लिए। गेस्ट टीचर लगाए गए हैं वो एक मेरिट लिस्ट को दबा के या छुपा के लगाए गए हैं। आपको याद होगा कि हमारे हरियाणा के पूर्व सीएम श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को इसी आरोप में 10 साल की सजा हुई थी कि मेरिट लिस्ट बदली गई है, और यहाँ तो उससे भी ज़्यादा संज्ञान मामला है। ये दोनों मामले अभी भी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। जो चौथा केस है वो हमने 2019 में फाइल किया था। क्योंकि 2019 में हरियाणा सरकार ने गेस्ट टीचर के प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बना दिया था जो कि असंवैधानिक था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। हमारे जो पुराने केस थे 2015 के वो दोनों खारिज ना हो जाए, इसलिए हमने इस एक्ट को भी चैलेंज कर दिया और उसमें कहा कि हमने ऑलरेडी 2 केस डाल रखे हैं। जो गेस्ट टीचर की नियुक्ति हुई है वो अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करके हुई है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार बार गेस्ट टीचर को हटाने के आदेश दे चुका है, लेकिन हरियाणा सरकार पॉलिटिकल कारणों से इनको सेवा में बनाए हुए है। और 2019 में भी वर्तमान सरकार ने जो गेस्ट टीचर के प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बना था वह भी पॉलिटिकल कारणों से बना था। असल में गेस्ट टीचर को कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी पिछली सरकार ने भी और वर्तमान सरकार ने भी पॉलिटिकल कारणों से गेस्ट टीचर को सेवा में बनाए रखा है। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है कि ये चैनल मैंने अपने बच्चे कहने से क्यों बनाया है। हर घर में समस्याएं आती हैं, बच्चों की समस्याएं आती हैं, मेरे बच्चे की बात भी बहुत बार समस्याएं आती हैं। जब बच्चे के साथ समस्या आती हैं वो मेरे पास फ़ोन करता था, कहता डैडी मेरे साथ ये हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, इसका समाधान ढूंढेंगे। तो जब बार बार एक के बाद एक समस्या आती गई तो बच्चे ने कहा कि डैडी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर बार मेरे साथ ही अन्याय क्यों होता है, हर साथ लोग मुझे ही धोखा क्यों देते हैं। तो मैंने कहा बेटे ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, तो अकेला दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके साथ ऐसी समस्याएं हैं या जिसके साथ लोगों ने ऐसे धोखा किया है। फिर मैं अपनी जो घटनाएं थी वो बच्चे को बताता और ये बताता भाई किस तरह से मेरे साथ हुआ है और किस तरह से मैंने संघर्ष किया, कैसे मैंने सफलता पाई है। धैर्य मत खोइए, साहस से काम लीजिए और अल्टरनेट सोचिए। जो समस्या आई है वो तेरी वजह से आई है या किसी और की वजह से आई है। अगर तेरी वजह से आई है तो उसकी कमियां ढूंढिए, कमियों को दूर कीजिए, और किसी और की वजह से आई है तो आगे भविष्य में सचेत रहना है कि दोबारा लोग इस तरह से समस्या ना पैदा कर दें या इस तरह से आपको धोखा ना दे दें। उस चीज़ पर ध्यान देना है। जब बच्चे को मैं समझाता था, बच्चे को समझ में आती थी, बच्चा रिलैक्स महसूस करता था, बच्चा टेंशन फ्री हो जाता था, तो बच्चा हर बार कहता कि डैडी जब आपके समझाने से, आपके संघर्ष से, आपकी कहानियों से मुझे शिक्षा मिलती है, मैं रिलैक्स फील करता हूँ, मैं टेंशन फ्री हो जाता हूँ। अगर आप यही सारी वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर डालोगे तो हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं, बहुत से नौजवान हैं जिनके साथ इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं, वो टेंशन में रहते हैं, कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आप अपने संघर्ष की वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर डालोगे, इस चैनल के माध्यम से जो लोग ये वीडियो को देखेंगे वो अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे, टेंशन फ्री महसूस करेंगे और अपने आप को हल्का महसूस करेंगे कि जब इस बंदे के साथ इतनी सारी घटनाएं घटी हैं और इसने कभी हार नहीं मानी, हमेशा संघर्ष करता रहा, आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे सफलता मिलती गई। तो इस चैनल का यही मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो कहानियां हैं वो आप तक पहुंचाएंगे और उसके माध्यम से आप रिलैक्स महसूस करोगे और आपकी जो समस्याएं होंगी अगर हम तक पहुंचेंगी, जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे उसके आधार पर हम वीडियो बनाकर अपलोड करते जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से हम आप सबको ऐसी सच्ची घटनाएं दिखाते रहेंगे। सबसे पहले मैं अपने संघर्ष की कहानी दिखाऊंगा, उसके बाद जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनके संघर्ष की और उनकी सफलता की जो कहानी है वो आपको दिखाते जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से हम ऐसी सूचनाएं आपको उपलब्ध कराएंगे जो बच्चों, जवानों, लड़के, लड़कियों, आदमी, औरतों सबके लिए उपकारी या लाभकारी साबित होंगी। आज बस इस चैनल में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।